यू सो मच, थैंक यू। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर to come and speak to such a renowned and celebrated newspaper and news agency like the Express। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला था एक्सप्रेस अड्डा करने का दिल्ली में, और आज फिर आप सबके बीच यहाँ मुंबई में आने का मौका मिला। जो आपका सवाल है उसका बड़ा सरल सा जवाब है। द शॉर्ट आंसर टू दैट इज़, and I very often draw a parallel to what is happening in India and India's political landscape in the year 2023-24 to what happened in the year 1977. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन के बाद मिसेस इंदिरा गांधी अपनी पॉपुलैरिटी की, लोकप्रियता की पीक पे थी, और ये माना जाता था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। फिर उसके बाद भारत देश में 3 ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी हारी। पहली, बेरोज़गारी, भयंकर बेरोज़गारी उस दौर में हुई। दूसरी, महंगाई, भयंकर महंगाई लोगों का उसको सामना करना पड़ा। और थर्ड, एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन गई वो सरकार ने सोचा कि अब हम सरकार नहीं है, अब हम राजा हैं, अब हम देश में जो चाहे वो लागू कर सकते हैं। आपातकाल लागू कर दिया, नसबंदी कर दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच लोगों से छीन लिया, जिसके चलते 77 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो राष्ट्र हित में, देश हित में, संविधान की रक्षा करने के लिए साथ आई, जिसके अंदर सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघी भी थे, और अलग अलग विचारधारा के लोग एक छतरी के नीचे आए, जनता पार्टी की, और उन्होंने उस समय की इंदिरा गांधी को हरा दिया, एक शक्तिशाली सरकार। मुझे लगता है आज भी इस देश में कुछ इसी प्रकार का हो रहा है। महंगाई की मार देश झेल रहा है, वेयर इस सरकार के कार्यकाल में हमने 35 ईयर हाई इन्फ्लेशन देखी। जो पेट्रोल 55 रुपये का बिकता था 2014 में 100 का बिक रहा है, डीजल 45 रुपये का बिकता था 90 रुपये का बिक रहा है, गैस का सिलेंडर जो 400 का था वो 1200 का हो गया, कल इन्होंने कुछ छोटा मोटी राहत दी है। दूध 36 रुपये लीटर बिकता था 60 रुपये लीटर बिक रहा है। हर चीज़ में महंगाई, तो बहुत बड़ी महंगाई झेल रहा है देश। दूसरा, बेरोज़गारी, 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट देश ने मोदी सरकार के कार्यकाल में देखी। एंड थर्डली, द सेम अथॉरिटेरियन रिजीम, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हर इंसान को बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या बेचारा रिक्शा चलाता हो, हर एक को लगता है उसका फ़ोन टैप हो रहा है, उसका बात सुनी जा रही है। हर बंदा फ़ोन काट के कहता है नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल करो, फेस टाइम पे कॉल करो, स्मार्टफोन के किसी VoIP माध्यम से कॉल करो, हमारा फ़ोन सरकार सुन रही है। तो लोगों के मन में एक डर है सरकार को लेकर कि सरकार हर प्रकार से लोगों की आज़ादी छीनना चाहती। ये सारी चीज़ें सम्मिलित होकर एक ऐसी व्यवस्था इस देश में क्रिएट करती हैं जिसमें आज ये ज़रूरी है, देश हित में, राष्ट्र हित में, देश को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि तमाम पार्टियां साथ हैं। और उसी के चलते ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो आपका सवाल था, ये साथ आ रही हैं। और जो इंडिया नामक एक अलायंस बना है, मुझे लगता है ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें भारत की 135 करोड़ जनता समाज आती है। इसमें अलग भाषा, अलग प्रांत, अलग कल्चर, अलग संस्कृति से आने वाले लोग सब साथ आए हैं, और सब बड़े बड़े जनप्रतिनिधि साथ आए हैं, क्योंकि एक ऐसी सरकार से देश को छुटकारा दिलाना है जिसने देश के लोगों पे महंगाई, बेरोजगारी और एक अथॉरिटेरियन रिजीम का हमला किया है। उससे देश को बचाने की आवश्यकता है, और उसी के चलते सब लोग साथ आए हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, RJD हो, RLD हो, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी हो, NCP हो, शिवसेना हो, DMK हो, या फिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। So it is sufficient. It just 2 plus 2 does it make 4 in politics? There has to be chemistry. There has to be some kind of a common agenda. There has to be some kind of a cohesiveness amongst the allied partners. I mean, do you think it's just enough to have one-on-one candidate? देखिए, अगर आप अरिथमेटिक के तौर पे देखेंगे, सिर्फ नंबर्स के तौर पे, तो आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चैलेंजर है NDA का। आज की इंडिया अलायंस वर्सेस आज का NDA।
आप 2014 और 2019 के कितने वोट इंडिया की पार्टीज को पड़े, वो उठाकर देख लीजिए, और एनडीए की पार्टीज को पड़े वो देख लीजिए आज के एनडीए को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिकली हम एक बहुत फॉर्मिडेबल चैलेंजर हैं। और अरिथमेटिक को छोड़ देते हैं, नैरेटिव की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो अक्सर पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 1 भी हो सकता है, और 2 और 2 जमा करके 8 भी हो सकता है। केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत रही है। पटना बैठक के बाद बेंगलोर बैठक में एक नाम पे सहमति बनी, एक क्या स्वरूप होगा इस अलायंस का, उस पर सहमति बनी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जो 31 और 1 की मुंबई में बैठक है जिसके लिए मैं मुंबई आया हुआ हूँ, उसमें कई सारी चीज़ें तय होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो बीजेपी के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट चुनाव लड़े, 1 वर्सेस 1, जो 77 का भी फॉर्मूला था। 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले पर सहमति बननी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार कैसे होगा, वो 4-5 क्या मुख्य मुद्दे होंगे, इन सारी चीज़ों पे धीरे करके आगे फैसले लिए जाएंगे। बट एक सब में एक कॉमनैलिटी ये है कि सब राष्ट्र हित में, देश हित में साथ आए हैं, और 3 चीज़ें छोड़कर आए हैं। अक्सर ये बात कहता हूँ, 3 म से, 3 M's, म से शुरू होने वाले 3 चीज़ों को दरकिनार कर ये सारे जनप्रतिनिधि साथ आए हैं। एक है मनभेद, दूसरा है मतभेद, और तीसरा है महत्वाकांक्षा। इन 3 म से शुरू होने वाले शब्दों को छोड़कर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी और जनप्रतिनिधि साथ आए, जो एक राष्ट्रहित में कदम उठाया गया। लेकिन दिल्ली और पंजाब में ये कैसे हो सकता है, कांग्रेस और आप? देखिए, सारे सवालों के जवाब आज मैं नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि अभी सिर्फ नाम पे चर्चा हुई है, एक स्वरूप पे चर्चा हुई है। आगे क्या एजेंडा होगा इस अलायंस का, क्या वो मुख्य वादे हैं जो हम लोगों तक लेकर जाएंगे, लोगों को एक बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट कैसे देंगे। लोग पूछेंगे, भाई मोदी सरकार 10 साल में नौकरियां नहीं दे पाई, बेरोजगारी उन्होंने हम पर थोप दी, महंगाई हम पर थोप दी, आप क्या चीज़ नहीं करके हमें दिखाएंगे। तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट हमें देना पड़ेगा, वो ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है चौथे चरण में सीटों के बंटवारे पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो फिर आप सबसे साझा करेंगे। But initially, or rather, as of now, it looks like only the top leadership is adjusting to the situation. Down the line, like say what happened in Delhi versus Lamba और वो उन्होंने जो कहा, तो ऐसी छोटी मोटी चुटपुटे तो होती रहती है. I mean, doesn't look like it's basically not giving a alliance picture. You know, it looks like still things Mr. are. Markham seems very much देखिए, uncomfortable. Yeah. देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में 2-3 जूनियर लेवल के ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं। कोई पुरानी उनकी रंजिश रही है, कोई उनके पुराने ऐसे घाव रहे हैं जो अभी तक भरे नहीं, जिसके चलते वो ऐसे बयान देते हैं। मुझे लगता है कि देश हित में इन सारे बयानों को इग्नोर करना चाहिए। अगर हम एक एक बयान का, हर छोटे नेता के एक एक बयान का जवाब देने बैठ जाएंगे, फिर हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो हमें बड़ी लड़ाई के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली और हमारी पार्टी इन छोटे नेताओं के ऐसे फ्रस्ट्रेटेड बयानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये I mean, आपके लिए I mean, it comes as a एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप आता है, बिकॉज आपका फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस के करप्शन के ऊपर, फिर आरजेडी के ऊपर आपने इतना कुछ बोला था, नाउ यू मुलायम सिंह की फैमिली के अगेंस्ट आपने बोला था, मतलब आपके एंटी करप्शन प्लान पे इज व्हाट आप केम अप, नाउ यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू देम। आई मीन देखिए, also because when you go to public, when you all go to public, and there is a visible divide that is there between your thought process and who you are sitting with. देखिए, और साथ में आपके ऊपर भी अभी करप्शन का एक काफी, मैं उस पर आता हूँ, उस पर अलग से कर लेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि देश बचेगा, देश में संस्थाएं बचेंगी, चुनावी प्रक्रिया बचेगी, संविधान रहेगा। उसी स्थिति में हम लोग इन सारी ईवल से जो भारत की राजनीति में आज हैं, उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे। पहले तो देश को बचाना ज़रूरी है, लोकतंत्र को बचाना ज़रूरी है। मुझे लगता है लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई हैं। 77 का मैं फिर से उदाहरण दूंगा आपको। आप देखिए कि वामपंथी
और जो जनसंघी साथ आ गए एक छतरी के नीचे, जनता पार्टी की छतरी के नीचे। उनकी विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन फिर भी साथ आ गए। और ऐसा साथ आए कि 543 सीट्स लोकसभा की हैं, उसमें से 295 सीट्स एक नया फॉर्मेशन जनता पार्टी का जीता था। और उस समय की इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जिसे कहा जाता था कोई नहीं हरा सकता, कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उस इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस को 154 सीटों पे लाकर समेट दिया, 154। आउट ऑफ दोज 154 सीट्स, ऑलमोस्ट ऑल सीट्स केम फ्रॉम द सदर्न इंडियन बेल्ट। साउथ इंडिया की जो राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, अन्य राज्यों में कांग्रेस की थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी, शक्ति थी, इसीलिए कांग्रेस 154 सीटें ले जा सकी 77 के दौर में। अगर आज वो फॉर्मेशन बीजेपी के खिलाफ बन जाए तो बीजेपी की तो साउथ इंडिया में कोई प्रेजेंस ही नहीं है, ना तमिलनाडु में एक सीट, ना आंध्रा में उनकी कोई प्रेजेंस है, ना कर्नाटका में कहीं नजर आते हैं, बुरी हालत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की बीजेपी तो शायद अगर उस प्रकार का चुनाव प्रचार और एकजुटता नजर आए विपक्ष में, तो आज की बीजेपी तो शायद 154 के नीचे भी चली जाए। तो इसीलिए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आना पड़ेगा। साथ आएंगे तो इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे मिलकर। आपको पंजाब का एडवाइजर चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर इसमें 356 का उन्होंने राज्यपाल ने बयान दिया था, आपका राय क्या है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दौर में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपने आप को सरकारों से ऊपर समझते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नर को किसने, क्या पंजाब के लोगों ने वोट देकर चुना? क्या उन्होंने उन्हें वहाँ का गवर्नर बनाया? लोगों ने तो वोट डालकर मुख्यमंत्री को चुना, एक आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। इस प्रकार की धमकियां देना कि हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, हम मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करा देंगे, ये गवर्नर को शोभा नहीं देता है। और मैं पंजाब के गवर्नर को याद दिलाना चाहूँगा कि राष्ट्रपति शासन देकर, सरकार को बर्खास्त कर कर जो धमकी पंजाब के गवर्नर देते हैं, शायद उन्हें पंजाब का इतिहास नहीं पता। पंजाब ने बहुत लंबे अरसे तक राष्ट्रपति शासन झेला है। इस देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा समय के लिए, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा था और सरकार को बर्खास्त कर कर केंद्र का शासन डायरेक्ट था। आज फिर से उस काले दौर में, उस डार्केस्ट आवर में हमें वापस धकेलना चाहते हैं क्या पंजाब के गवर्नर और बीजेपी की सरकार, जो इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं और लिखित में धमकी दे रहे हैं कि हम 356 लगा देंगे। और क्यों दे रहे हैं वो धमकी? वो कह रहे हैं कि मैंने 16 चिट्ठियां लिखी, 16 में से आपने मेरी केवल 12 या 13 चिट्ठियों का जवाब दिया, बाकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, इसलिए धमकी दे रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। मैं गवर्नर को कहना चाहता हूं कि हम आपकी चिट्ठियों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन पंजाब विधानसभा ने पारित कर कर दर्जनों बिल आपको दे दिए। आपने आज तक उन बिल्स को सहमति नहीं दी, साइन नहीं किया। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, उसमें आप अपने विवेक का, स्वयं के विवेक का, अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन बिल्स पे हस्ताक्षर कर कर उन्हें कानून में तब्दील करना है। पर गवर्नर अपने द्वारा जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन तो नहीं करते, उन बिल्स पे सहमति देकर उन्हें कानून में तब्दील नहीं करते। 16 में से 4 चिट्ठियों के जवाब नहीं आए, उस बात को लेकर कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। तो ये तो उचित नहीं है और मुझे लगता है इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में जो शख्स बैठे उन्हें शोभा नहीं देता इस प्रकार की धमकियां देना। आपने ऐसे अभी इंडिया एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है। 1977 में जो तीसरी बात आपने जो 3 कारण थे सत्ता परिवर्तन की, तो तीसरा कारण अहंकार, जो घमंड या सत्ता था। तो अभी आपकी लड़ाई एनडीए से होगी, बीजेपी से होगी या मोदी जी से होगी? मतलब मेन टारगेट कौन करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी। आज उस एक अकेले सब पर भारी को 38 पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ गई। उन 38 पॉलिटिकल पार्टीज में से सिर्फ 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके 5 से ज्यादा सांसद हैं। लगभग 38 में से 26 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं
जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये जो एनडीए है, ये 38 पॉलिटिकल पार्टीज का जो एनडीए बना है, ये एक जैसे एक बर्थडे पार्टी में आप किराए पे गेस्ट लाते हैं, हायर्ड गेस्ट लाते हैं सिर्फ, या एक रैली के अंदर पैसे दे के भीड़ लाते हैं, ये वैसा ही कुछ नज़र आता है एनडीए आज का। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फॉर्मेशन बनाया 38 पॉलिटिकल पार्टीज का एनडीए। दूसरी चीज, एक एनडीए वो था जो शक्तिशाली एनडीए माना जाता था, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू था, शिरोमणि अकाली दल हुआ करता था, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हुआ करती थी। आज वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़कर एक कमजोर और बहुत ही लाचार एनडीए देश में बचा है। और अगर एनडीए को ये बीजेपी वाले इतनी तवज्जो देते तो पिछले 10 सालों से जो एनडीए की सरकार चल रही है कथाकथित तौर पे, उसकी एक मीटिंग तो बुलाते, एनडीए के पार्टनर से चर्चा तो करते, उन्हें कोई भूमिका देते सरकार में, उनसे बात करते, विचार विमर्श करते। सिर्फ अब जब चुनाव आए और उन्हें लगने लगा कि ये इंडिया अलायंस तो बड़ा मजबूत अलायंस बन गया, ये तो ग्राउंड पर भी कागज़ों पर भी हर प्रकार से हमें बहुत मजबूत चुनौती दे रहा है और शायद हमें हरा ही देगा, हमें भी एक अलायंस बनाना चाहिए। तो जैसे रैलियों में किराए पे भीड़ लाते हैं, वैसे इन 38 पार्टियों को लाकर एक अलायंस बनाने का प्रयास किया, जो मुझे नहीं लगता कि कोई खास चैलेंज साबित होगा इंडिया अलायंस के सामने। मतलब आप टारगेट मोदी जी को ही करेंगे इलेक्शन चुनाव में, या देखिए, टारगेट किसी व्यक्ति विशेष को करने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई और इस प्रकार के जो बड़े इश्यूज देश झेल रहा है, उनको ज़रूर करेंगे, अपना एक ब्लूप्रिंट देंगे। और हमारा आम आदमी पार्टी का सदैव से मानना है कि पॉजिटिव कैंपेन और पॉजिटिव ब्लूप्रिंट जो जनता के सामने हम पेश करेंगे, उसी के आधार पर जनता वोट देती है। नेगेटिविटी और नेगेटिव कैंपेन से खास फर्क नहीं पड़ता चुनाव में। So I have a question about AAP itself, because you talked about how BJP is not respecting institutions and they are demolishing every possible. So actually, then AAP is also not known for respecting institutions, right? Because AAP leadership also has shown, it has been said and criticized also for dictatorial trait. जैसे कि how far you admit to? जैसे कि I would love to know examples how. I mean, what exactly is the democratic system of AAP? वहाँ पे कोई बीजेपी का कोई एक ही बंदा होगा तो आप में ही वैसी चलती है सब. That's what criticizing AAP for that. So AAP system के खिलाफ, like the day what happened about the excise policy and the way it was treated, तो आप भी थोड़े से ऐसे ही है. नहीं, डिक्टेटरशिप आप कह रहे हैं, आप कैसे, मैं समझना चाह रहा हूँ हाउ इज आम आदमी, आप जैसे मैं बीजेपी के 100 उदाहरण दे सकता हूँ कि बीजेपी कैसे डिक्टेटरशिप से चलने वाली पार्टी है। I would like to put it. Give me few examples. Do you think that AAP is purely democratic? I think Aam Aadmi Party is perhaps the most democratic political party in modern day India. It is एक बेहतरीन पॉलिटिकल स्टार्टअप है, आज़ाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है, जो बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चलता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देखते हैं कि या तो कोई बहुत बड़े राजघराने से या परिवार से होना चाहिए आपको, या कोई बहुत बड़ा मसल पावर, मीडिया पावर, मनी पावर आपको बैक करती है, तभी आप मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि एक आम घर से आने वाला लड़का, एक आम परिवार से आने वाला लड़का आज आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी भूमिका मुझे दी हुई है। दिस शोज दैट आम आदमी पार्टी is a party that rewards merit, that functions purely on the basis of democratic values and ethos. और मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद मुझे उदाहरण दें, तो मैं आपके जो उदाहरण है या कुछ लोगों के मन में धारणाएं हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और ख़ास तौर पे ये धारणा हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग ज़्यादा फैलाते हैं, मैं ज़रूर उसे एक एक करके सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। एक चीज़ है, अब जैसे 8-8, 10-10 मिनिस्टरशिप एक 2 लोग लेके, व्हाई नॉट डिवाइड it into more people? Why only 2 or 3 people who are very close, supposedly close to Mr. Kejriwal, have been given मैं बता देता हूँ। I'm just saying, also this authoritarian thing that
मैं जवाब दे देता हूँ कि बाय डू सो मेनी पोर्टफोलियोज हैव बीन गिवन टू अ फ्यू पीपल, है ना, हम और मंत्री क्यों नहीं बनाते और लोगों को क्यों नहीं पोर्टफोलियो देते, ये आपका सवाल है। To just वाइडन द कैबिनेट और लोगों को जिम्मेदारी दें। 70 विधायक हैं दिल्ली की विधानसभा में। संविधान ये कहता है कि 10% विधायकों को ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिल्ली असेंबली ही आप मंत्री बना सकते हैं। तो 7 मंत्री हो गए, जिसमें से एक मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री को छोड़ दो 6 मंत्री हो गए। अब 40 के लगभग पोर्टफोलियोज हैं, 40-45, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो वो इन 6 लोगों में बांटा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप संविधान संशोधन करके 25% विधानसभा की स्ट्रेंथ का बना दें मंत्री, तो हम जरूर और विधायकों को मंत्री बनाएंगे और पोर्टफोलियोज देंगे। बट भारत के संविधान ने हमें ये अनुमति नहीं दी हुई है, सिर्फ 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिल्ली असेंबली हम मंत्री बना सकते हैं। अगर बना सकते होते तो और जरूर बनाते। हमारे बहुत कॉम्पिटेंट विधायक हैं, बड़े सारे यंग विधायक हैं जो 3 टाइम MLAs बन गए, 2013 जीते, 2015 जीते, 2020। देखिए वो तो 12-13 लेके बैठे हुए हैं। नहीं, इट इज एक दो हैं, बट इट रियली डिपेंड्स कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। आज जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू पोर्टफोलियो एक मंत्री के पास है, रेवेन्यू सबसे हैवी पोर्टफोलियो माना जाता है, सबसे पूरी दिल्ली की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उस पोर्टफोलियो के अंडर आती है। उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि कल्चर एंड टूरिज्म मंत्रालय छोटा मंत्रालय माना जाता है। तो सिर्फ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की बजाय क्वांटम ऑफ वर्क के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल समान और बेहतरीन बाइफर्केशन किया गया। और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि कौन सा मंत्री मेरा कौन से बढ़िया विभाग को संभाल सकता है, उसी के हिसाब से तमाम सरकारें आज तक देश में चलती हैं। रुचि शर्मा हमारे एक्सप्रेस अड्डा में थे 2 दिन पहले, तो ही एक्चुअली मेड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वन पॉइंट वाज मोदी गवर्नमेंट इज प्राइमरीली वेपनाइजिंग द इंस्टीट्यूशंस, सो वुड लाइक टू नो अबाउट योर व्यू अपॉन दैट। नॉट महाराष्ट्र only, across India Modi government is weaponizing the institution. And number 2 point, he mentioned that the next election should be Modi versus Modi and not Modi versus some face from India. Suppose there is a face from India, then Modi will be much taller and it will be very problematic to defeat Modi. But if it's Modi versus Modi, if it's Modi versus the bad things Modi government did, then there is a chance for India to win. So can you please show your... देखिए, वेपनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस और blatant abuse of state instrumentalities has been the hallmark of BJP's and Modi साहब's government from 2014 onwards. जितनी संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर उसे बीजेपी की एक आप कहें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या एक सब्सिडरी मानकर जिस प्रकार से ईडी हो, सीबीआई हो, अदर इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, इनकम टैक्स हो, इन सारे विभागों का प्रयोग कर कर जो भी आज बीजेपी के खिलाफ आवाज़ खड़ा करता है, आवाज़ बुलंद करता है, आवाज़ उठाता है, उसको मुकदमे दर्ज कर कर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जेल में डाल देते हैं। जितने भी आप ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के केसेस देख रहे हैं, नोबडी इज़ अ कॉन्विक्ट। कन्विक्शन रेट पार्लियामेंट में हमारे ही एक सांसद ने सवाल पूछा था, हमारे एक एमपी कॉलीग ने, तो पता लगा था कि ईडी का कन्विक्शन रेट 0.05% से भी कम है। कन्विक्शन के आड़ में नहीं, इन्वेस्टिगेशन की आड़ में कि हमने पूछताछ करनी है इनसे, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए, जेल में भेज दीजिए। और लॉस को इस प्रकार से देश में अमेंड किया गया है कि महीनों आप जांच की आड़ में, इन्वेस्टिगेशन की आड़ में लोगों को जेल में रख सकते हैं। भले ही वो आदमी जब ट्रायल हो बाइज्जत बरी हो जाए, जब कोर्ट में मुकदमा चले, सबूत हो, एविडेंस हो, गवाह हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, ये तमाम चीज़ें हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद जजमेंट रिजर्व हो, और जब जजमेंट आए तो अक्सर देखा जाता है कि वो बाइज्जत बरी हो जाता है अक्यूज्ड। लेकिन जांच की आड़ में सवाल पूछने हैं, जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है और सवाल पूछने हैं, इस आड़ में लोगों को महीनों जेल में बंद किया जाता है। और लोगों को कहा जाता है, देखो जी बंदा तो जेल में बंद है, ज़रूर इसने कोई गलत काम किया होगा, ज़रूर इसने पैसे खाए होंगे इसलिए जेल में बंद है। जेल में इसलिए बंद नहीं है क्योंकि पैसे खाए, जेल में इसलिए बंद है क्योंकि मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कानून बदल कर एक ऐसी व्यवस्था बना दी है इस देश में कि जांच की आड़ में आपको जेल में बंद कर देंगे। मान लीजिए इस इंटरव्यू के बाद आप पर भाजपा सरकार नाराज हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए, आप पर कोई भी एक छोटा सा आरोप लगाएगी, आपको जेल में डाल देगी,
और जाकर बोलेगी जी हमें तो जांच करनी है, इनसे सवाल जवाब करने हैं, अभी तो महीना लगेगा, अभी तो 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, इन्हें अगर छोड़ दिया तो हो सकता है अपना जवाब बदल दे, हो सकता है सबूत मिटा दें, इन्हें हम जेल में ही रखेंगे। आपको भी 8-10 महीने, साल, 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कानून बदल दिए, इस देश में व्यवस्था ऐसी बना दी है कि आपको इन्वेस्टिगेशन की आड़ में जेल में डाला जा सकता है। तो ऑफकोर्स दे वेपनाइज्ड ऑल इंस्टीट्यूशंस, जिससे वो ऑपोजिशन को ख़त्म कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट्स और जो उद्योगपति इन्हें चंदा नहीं देते उन्हें जेल में बंद कर रहे हैं, कई सारे रिसेंट उदाहरण। और जो इनके साथ खड़े हैं, चाहे उद्योगपति हो, चाहे इनके दोस्त हों, चाहे इनकी पार्टी या अलायंस पार्टनर्स हों, उन सबको खुली छूट है, जो मर्जी करिए। आपने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उदाहरण देखा, जिन लोगों पे सिंचाई घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री लगाते थे, जिनके लिए कहा जाता था, बीजेपी के नेता कहते थे कि चक्की पीसेंगे ये लोग जेल में, आज उन सबको अपनी पार्टी में शामिल कराकर, माथे पे तिलक लगाकर, फूल पहनाकर, पगड़ी पहनाकर अपने साथ अपने अलायंस में शामिल कर लिया और बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए। असम के एक बड़े नेता हैं, जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, बीजेपी में आ गए, आज वो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं असम में। बंगाल के कई बड़े बड़े नेताओं के मैं नाम दूंगा जो शारदा चिटफंड घोटाले में और न जाने कौन कौन से घोटालों में बीजेपी उन पर आरोप लगाती थी कि इस आदमी की सही जगह जेल में है। उस आदमी ने सही जगह जेल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो बीजेपी में बैठे हैं। आपके महाराष्ट्र जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे तो पता नहीं कितने उदाहरण हैं, आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। तो बीजेपी की ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज कर कर और अपनी एक ड्राई क्लीनिंग सर्विस चलाती है बीजेपी, जिसमें सारे भ्रष्टाचार के जो दाग हैं वो 1 सेकंड में धुल जाते हैं जब आप बीजेपी में आते हैं। दूसरा आपका सवाल मोदी बनाम मोदी पे। देखिए, चुनाव लोकसभा का 543 सीटों पे लड़ा जाएगा, 543 डिफरेंट बैटल्स और कॉन्टेस्ट होंगे, और जो मैक्सिमम उसमें जीतेगा वो अपना प्रधानमंत्री चुन के सरकार बनाएगा। इन 543 बैटल्स में आप कैसे एक मजबूत कंपटीशन बीजेपी के एक प्रत्याशी को देंगे, इंडिया अलायंस का एक प्रत्याशी 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले के तहत, सारा चुनाव उस पर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा देने की आवश्यकता है या कोई एक ही चेहरा होना चाहिए, चेहरा हो भी सकता है, चेहरा ना भी हो, वो तो आने वाले समय में अलायंस तय करेगी। लेकिन दोनों स्थितियों में आज के दौर में पल रहा इंडिया अलायंस का भारी है। और ये अरिथमेटिकली भी आप चेक कर लीजिएगा 2014 और 2019 के आंकड़े उठाकर, और केमिस्ट्री के तौर पे भी सर्वे कर कर चेक कर लीजिएगा। सरकारों ने, बीजेपी की सरकारों ने देश भर में काम किया है, आज लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। मैं आपको बड़ा सरल एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 10 साल से सरकार इनकी चल रही है। अगर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 10 साल में कितनी नौकरियां देनी होगी? 20 करोड़। 2 इंटू 10, 2 करोड़ इंटू 10 ईयर्स, 20 करोड़ नौकरियां हर साल इनको देनी चाहिए थी। 20 करोड़ छोड़िए, 20 लाख नौकरियां नहीं दी इन लोगों ने। आज बेरोजगारी का आलम यह है इस देश में कि 7 लाख नौकरियां अगर भारत सरकार निकालती है, सिर्फ 7 लाख नौकरियों की वैकेंसी, तो 22 करोड़ आवेदन पत्र आते हैं। आप सोचिए कि क्या लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में। वादा पूरा नहीं हुआ। जब लोगों का पेट ही नहीं भरेगा, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं आएगा, लोगों का खर्चा ही नहीं चलेगा घर का, तो लोग क्यों इनको वोट देंगे? और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस देश का हर नागरिक गरीब हो रहा है। गरीब सिर्फ वो नहीं जो बेचारा लाल बत्ती पे खड़ा कटोरा लेकर आपसे पैसा मांग रहा है, वो तो अति गरीब है। लेकिन हर आदमी गरीब हो रहा है। कैसे गरीब हो रहा है? क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ नहीं रही, लेकिन आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। जो आदमी 2014 में 20,000 रुपये कमाता था, जब मोदी सरकार बनी, मात्र 20,000 रुपये प्रति महीना कमाता था और खर्चा उसका 16,000 रुपये प्रति महीना था। 20,000 की आमदनी, 16,000 का खर्चा, मात्र 4,000 रुपये उसकी महीने की सेविंग्स होती थी, वो जमा करता था, बचत होती थी 4,000 रुपये। आज 2023-24 के दौर में उसकी आमदनी तो 20,000 की 20,000 है, आमदनी तो बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चा 16,000 से बढ़कर 22,000 हो गया। क्योंकि आटा महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, जीएसटी लग गया सारी चीज़ों पे। तो जो उसका 16,000 रुपये का खर्चा था वो 22,000 हो गया।
लेकिन आमदनी 20 की 20 रही, यानी कि हर महीने 2,000 रुपये से वो आदमी गरीब हो रहा है, खर्चा 22 का और आमदनी मात्र 20 की। तो हर इंसान गरीब हो रहा है। हर इंसान को गरीब करने का काम पिछले 10 सालों में सरकार ने किया और सब लोग अब गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, एक नई सरकार चाहते हैं। आपने हम सबको ही डीपीएस कर दिया। सब हुए हैं। सर सर्वे जो अभी आ रहे हैं वो एनडीए के तरफ से है, उसका कितना इफेक्ट? देखिए, कौन सा सर्वे की बात कर रहे हैं और क्या आंकड़े हैं, मैं उस पर अगर आंकड़े देंगे तभी कमेंट करना चाहूँगा। मुझे मोटे मोटे तौर पे जो समझ में आता है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा फॉर्मेडेबल अलायंस बना है। आप अगर कागज़ पेंसिल लेकर 543 सीट्स का भी एनालिसिस करने में लगेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया अलायंस का पलड़ा आज के दौर में तो भारी है इस सरकार से। और आने वाले समय में जब चुनाव का रंग चढ़ेगा, कैंपेन सारी पार्टियां लॉन्च करेंगी, रैलीज होंगी, लोग जिन नेता जनता के बीच जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उसके बाद क्या होता था पता लगा। हाउ बिग इज ऊपर तो अच्छा आप सारे लीडर्स आ गए, व्हेन इट कम्स टू वोट ट्रांसफर हाउ बिग इज अ चैलेंज गोइंग टू बी? अब एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल में अब आप सोचिए कि वो गली में जहाँ सीपीआई का बंदा और टीएमसी का बंदा और कांग्रेस के बंदे वो लड़ाई कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के लोग मर गए हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द थ्री पार्टीज, अमंग थ्री पार्टीज। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू वोट फॉर वन कॉमन कैंडिडेट? अगर वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट, हाउ डू यू थिंक टीएमसी guys would vote for that? CPI guys would. I mean, and this situation is in Kerala, this is in West Bengal, this is in across many states. How do you think नीचे आप लोग तो ऊपर से you will come together, नीचे वो बंदा जो एक्चुअल ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहा है, जो रोज उसकी गली में उससे रोज मारामारी होती है, वो कैसे वोट करेगा? हाउ डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये डाइकोटमी या ये आप कहें कि एक प्रकार से बहुत बड़ा सवाल इस अलायंस के सामने 4 बड़े राज्यों में है मेरे ख्याल से, दिल्ली, पंजाब, बंगाल और केरल। अब आने वाले समय में जैसा कि मैंने कहा, 3rd फेज़ में, 4th फेज़ में सीटों पे चर्चा होगी। उसमें क्या निकलेगा चर्चा से और कैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका एक सल्यूशन ढूंढेंगी, वो जब सल्यूशन आएगा उसके बाद ही उस पर चर्चा करने का फ़ायदा। लेकिन मैं नहीं, कंसर्न इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, तमाम जनप्रतिनिधि और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद छोड़कर दरकिनार कर कर साथ आए हैं। 2024 में क्या होगा, ये तमाम पार्टीज़ इन 4 क्रिटिकल राज्यों में, और अन्य, केवल ये भी नहीं, मैं तो हरियाणा को भी जोड़ूंगा, गुजरात को भी जोड़ूंगा, अन्य राज्यों को जोड़ूंगा, इन राज्यों में आने वाले समय में कैसे सीट शेयरिंग होगी और ये चीज़ें निकल कर आएंगी तो समय बताएगा। लेकिन मैं प्रेरणा लेता हूँ 77 से, फिर 1977 के इलेक्शन से, जब वामपंथी और जनसंघी साथ आ सकते हैं सिर्फ एक मजबूत सरकार को हराने के लिए और देश से बेरोजगारी, महंगाई का छुटकारा दिलवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 2023-24 में भी संभव है। How many seats you can concede in Delhi, for example? अब as I said, these are questions. छोटा सा जैसे That's a googly you're throwing at me. यूपी में समाजवादी पार्टी एंड मायावती केम टुगेदर, ओके। अब गांव में क्या होता है यूपी में, ब्राह्मण और दलित की लड़ाई नहीं होती, वो लड़ाई ज्यादा है यादव और दलित की या मुस्लिम और दलित की। आई मीन दैट इज हाउ विलेज में एक एरिया में रहते हैं, वो ब्राह्मण और ठाकुर तो एक साइड है, इधर लड़ाई होती है। और यादव ने तो वोट दे दिया, बट वो दलित जो यादव से पिटा था 2 साल पहले, वो वोट नहीं दिया। So that vote did not get transferred, even though ऊपर अलायंस हो गया, बट नीचे ट्रांसफर नहीं हुआ। यादव ने तो दे दिया पर उधर से नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी was a big loser, but मायावती emerged victorious. I mean because of she got larger seat. I mean that is my issue. I mean that ऊपर तो आप लोग अपना मतभेद मनभेद सब किनारे करके आएंगे, बट वहाँ तो अलग लेवल की लड़ाई है ना। That the ground पे जो लड़ाई होती है। अगेन मैं आपके सवाल को बिल्कुल भी अंडर वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, बड़ा आपका मजबूत सवाल है, अच्छा सवाल है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ज़रूर ये इंडिया अलायंस आपको देगा। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज केवल ऊपरी लेवल पे ही नहीं, ख़ास तौर पे निचले स्तर पे इन तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, पार्टियों के समर्थकों ने
इन पार्टियों को मजबूर भी किया है कि आप लोग साथ आएँ। हमें इस बहुत सारी जो चुनौतियाँ ये देश इस समय जिनसे झेल रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी जिसमें मुख्य तौर पर है, इनसे निजात दिलाने के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा। इतने बड़े जनप्रतिनिधि और इतनी बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब एक कमरे में बैठी हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बैठी हैं जो राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने काडर से, अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से खूब विचार-विमर्श करके साथ बैठी हैं, उनके आह्वान पे साथ बैठी हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि आप ये ना सोचिए कि अकेला बस सुबह उठा, उसका जो मन किया उसने वो फैसला ले लिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे चलती नहीं है, ऐसे चलें तो बंद हो जाएँ। तो लोगों से संवाद करके, चर्चा कर ही साथ आएँ और ज़रूर इसका कोई हल निकलेगा। मैं तो बल्कि इसे बहुत पॉज़िटिवली देखता हूँ कि अगर एक सरकार से प्रताड़ित होकर उसे हराने के लिए अगर सब साथ आ रहे हैं और एक नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन को इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक और एक 11 का रोल भी अदा कर सकता है। इतिहास में कई सारी अलायंसेस में, एक आपने उत्तर प्रदेश की एक अलायंस का आपने जिक्र किया, जो अलायंस का में वोट ट्रांसफर में समस्या आई, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं। हो सकता है एक राज्य में एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में समस्या आई हो, उसमें से एक पार्टी तो अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा भी नहीं है जिसका आपने जिक्र किया, तो हो सकता है समस्या ना आए, हो सकता है कि एक और 11 का काम करे। तो ये तो मुझे लगता है जब ज़मीन पर जाएंगे कैसे ये अलायंस काम करेगा। मैं आपको पंजाब का उदाहरण ज़रूर दे सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से नहीं आता, लेकिन पंजाब से आता हूँ, दिल्ली पंजाब की सियासत करता हूँ। पंजाब के चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ इस बार नज़र आई 2022 में, जो शायद इस आपके सवाल का जवाब देगी, क्योंकि आपने जातियों की बात करी और कैसे समीकरण अलायंस में उल्टे भी पड़ सकते हैं उसकी बात करी। पंजाब में ये माना जाता था कि शिरोमणि अकाली दल पंथिक पार्टी है, पंथ का वोट उसे पड़ता है। बसपा पंजाब में एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स होती थी। बीएसपी के लिए माना गया कि वो पंजाब के दलितों का वोट लेती है। पंजाब में बहुत बड़ी भारी तादाद में दलित हैं, शायद इंडियाज़ लार्जेस्ट दलित पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन पंजाब में है। कांग्रेस के लिए माना जाता था कि जो पंजाब के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि पंजाब में जो हिंदू माइनॉरिटी कहा जाता है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, उनका वोट कांग्रेस पार्टी को जाता था। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ 2022 में, तो जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बसपा का परंपरागत वोट था उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, शिरोमणि अकाली दल का परंपरागत वोट था उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आप दलित समाज से हों या नॉन दलित समाज से हो, हिंदू भाईचारे से आते हो, सिख भाईचारे से आते हो, जिस मर्जी जात बिरादरी मजहब से आते हो, सब ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। उसके बाद ही पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत की सरकार बनी। 117 में से 92 सीट्स लाकर आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास रखती है। 92 सीट्स एक समाज से वोट लेकर या एक धर्म विशेष से वोट लेकर नहीं बनती। 92 सीटों की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, सारे समाज और सारी जातियों और सारे धर्मों के लोगों से वोट लेकर बनती। यहाँ पर सारे समीकरण फेल हो गए। यहाँ पर सारा वोट ट्रांसफ़र का जो कहा जाता था वो फेल हो गया, सब साथ आ गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक ऊर्जा देखी आम आदमी पार्टी में, एक फ्रेशनेस देखी, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर देखी, वादे देखे, एक कमिटमेंट देखी। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल दिया, जो मॉडल लेकर हम पंजाब में गए। पहले दिल्ली में काम करके दिखाया, वादा पूरा करके दिखाया, और उस वादा और वो विश्वास लेकर जब लोगों के बीच गए, लोगों ने वोट दिया, काम पे वोट दिया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, इन सारे वादों पे वोट दिया, तो सारे समीकरण फेल हो गए। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ 2024 में भी हो सकता है। But there are two questions. First, do you have enough time to send a message down the line in political parties? Number one. And number two, you said that AAP is one of the political startups, very successful political. That's fine. Everybody can accept that. But what is your ideology? I mean, that's something everybody is trying to find out. Where you stand, left, the center, right? Where exactly you stand? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आम आदमी पार्टी इन लेफ़्ट और राइट की बाइनरीज में विश्वास नहीं रखती है। लेफ़्ट में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, राइट में बहुत चीज़ें अच्छी हैं। हम लेफ़्ट से भी अच्छी चीज़ें लेते हैं, राइट से भी अच्छी चीज़ें लेते हैं। और हमारी विचारधारा, अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ, इट इज़ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। वी बिलीव इन ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। एक सच्चाई से भरी
सियासत राजनीति इस देश में फिर से स्थापित हो, ये आम आदमी पार्टी का प्रयास है। हमें इन लेफ्ट और राइट की बाइनरीज में मत बांधिए, हम बिल्कुल बंधना नहीं चाहते हैं। और राइट में बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेफ्ट में बहुत चीज़ें अच्छी हैं जिन्हें से हम showed the socialistic kind of a romanticism initially when you talked about Ambani's and free ये तो- power and kind of thing, ये- which was not sustainable. ये तो जो लोग अपने नज़रिए से, चश्मे से देखते हैं कि इनको लेफ्ट के खेमे में डालें कि इनको राइट के खेमे में डालें या इन्हें सेंट्रिस्ट कहें, ये उन लोगों का आकलन हो सकता है। मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं मानता। और फ्री बिजली की आपने बात कही कि वो सस्टेनेबल नहीं है, दिल्ली में तो सस्टेनेबल है, पंजाब में सस्टेनेबल है। कहा जाता था पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। आम आदमी पार्टी ने वादा तो कर दिया कि पंजाब में फ्री बिजली देगी। कहाँ से फ्री बिजली देगी? पैसे ही नहीं है, सरकार ही कंगाल है। हमने फ्री बिजली दी, बिजली की सप्लाई इंप्रूव कर दी। पहली बार इस बार किसानों को खेती के टाइम पे, बिजाई के टाइम पे पावर कट नहीं झेलने पड़े। पावर कट सब्सटैंशली पंजाब में कम हो गए। हमारा PSPCL दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जो हमारा बिजली बोर्ड है पंजाब का, उसकी आमदनी बढ़ रही है और ऊपर से लोगों को फ्री बिजली भी मिल रही है पंजाब में। सो आई थिंक किस प्रकार से आप गवर्नेंस को व्यू करते हैं और कैसे आप सरकार चलाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बट अगेन लेफ्ट एंड राइट की बाइनरीज में हम मत बांधिए। लेफ्ट और राइट दोनों से हम लोग सीखते हैं। ये सब देना PM कहते कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे PM कहते हैं हम रेवड़ी बांट रहे हैं। PM से पूछिए आपने जो LPG सिलेंडर 200 रुपये कम कर दिया, ये क्या है? PM की पार्टी BJP तमाम राज्यों में जब इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसमें फ्री बिजली का वादा करती है, फ्री लैपटॉप बांटती है, स्मार्टफोन बांटती है। शिवराज सिंह चौहान के आप पिछले 1 महीने की तमाम अनाउंसमेंट्स उठाकर देख लीजिए। कभी पैसे डाल रहे हैं लोगों के बैंक अकाउंट में, कभी लोगों को पेंशन दे रहे हैं, कभी उनको कोई स्मार्टफोन बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं। तमिलनाडु के इनके मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया कि हम फ्री स्कूटर देंगे सबको अगर चुनाव में जीत गए। तो ये रेवड़ी नहीं है। और ये लोग तो कहते हैं हम रेवड़ी के खिलाफ हैं क्योंकि सरकारें कंगाल हो जाती हैं। यही कहते हैं भाई रेवड़ी मत बांटो क्योंकि सरकारें कंगाल हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी थी दिल्ली में 2015 में, तो हमारा बजट था 28,000 करोड़ का लगभग। टोटल सरकार की आमदनी और कमाई लगभग 28,000 करोड़। 2014 से लेकर आज तक लगातार हर साल सरकार की आमदनी बढ़ी है और आज 28,000 करोड़ से बढ़कर दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ हो गया। अगर हम सरकार को इन रेवड़ियां बांटने से और इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स लागू कर लोगों की जेब में 4 पैसे डालने से सरकारें कंगाल होती तो अभी तक तो दिल्ली सरकार दिवालिया हो जाती। लेकिन दिल्ली सरकार तो दिवालिया नहीं हुई। शायद इस देश की इकलौती सरप्लस बजट की सरकार है। Delhi government is perhaps the only surplus budget state in the country where the earning of the state government per annum is more than the expenditure of the state. यानी कि सरकार की जो आमदनी है सालाना, वो सरकार के सालाना खर्च से कहीं ज्यादा है आमदनी। So that is that's a Because of the central support. exception. but it because of center support. The center doesn't support us. You'll be surprised to know. आप कह रहे हैं सेंटर के सपोर्ट की वजह से सबसे बड़ा किसी भी राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है वो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस होता है। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस किसी सरकार को 50,000 करोड़ केंद्र सरकार देती है, किसी को 70,000 करोड़ रुपए, किसी को 1 लाख करोड़ रुपए। और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो होता है वो 14, 15, 16 फाइनेंस कमीशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसके हिसाब से तय होता है। आपको जान के अचंभा होगा कि दिल्ली सरकार को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जब से दिल्ली बनी है शायद तब से आज तक सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट 356 करोड़ मिलता है। फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, 1 रुपया नहीं बढ़ा पिछले 15 सालों में। दिन में 1 करोड़, दिन का 1 करोड़ बस। बाकी राज्यों को किसी को 40,000 करोड़, 50, 60, 70,000 करोड़ मिलता है। हमने भी पूछा एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हमें शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस क्यों नहीं देते। अगर शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस आप दिल्ली की सरकार को मिलने लग जाए, और दिल्ली तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स के माध्यम से, GST के माध्यम से, हम तो सेंट्रल टैक्सेस में पता नहीं कितना पैसा देते हैं। अगर उसका एक प्रपोर्शन दिल्ली सरकार को मिलने लग जाए तो हमारा तो सालाना बजट 2.5-3 लाख करोड़ का हो जाए। 70,000 करोड़ से तो हमें भी थोड़ा पैसा दो,
हम दिल्ली में और काम करेंगे। तो कहते हैं हम आपको शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस तो हम स्टेट्स को देते हैं, आपको तो हम स्टेट ही नहीं मानते, तो आपको क्यों पैसा दे दें। तो बिना शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस मिले, बिना केंद्र सरकार की मदद के, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक सरप्लस सरकार है और बजट को 28,000 करोड़ से बढ़ाकर वो 70,000 करोड़ पर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है। बट एक ऑनेस्ट ये सारे ऑनेस्ट आंसर्स हैं। एक आपने ऑक्सीमोरन बोला, ऑनेस्ट Politics. Politics. तो आई मीन हाउ फीजिबल इज इट, ये जो भी रेवड़ी है या व्हाटएवर इट इज, आई मीन पिछले 5-7 सालों में देयर इज अ कॉम्पिटिटिव, ये तो कि आउट, मैं इसको पीछे छोड़ दूं बेसिकली टू फ्रीबीज अनाउंस करने में, हाउ फीजिबल इज इट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर स्टेट्स पार्टीज आर कॉम्पीटिंग कि मैं उनसे ज्यादा, आई मीन a very factual sort of an answer, मतलब is it are we on a right path when we do this, or is it just a political compulsion that one is bound to? Pension also. Now there is a competition to go back to old. OPS देखिए, आम आदमी पार्टी अपने इस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल से, सबका ही बोल रहा, इस मॉडल के जरिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करती है लोगों के लिए, कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, बेसिक डिग्निटी से भरी एक जिंदगी जीने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको कोई 20,000 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक परिवार को 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त चाहिए। आपको एक बेसिक लिमिट ऑफ वाटर कंजम्पशन आपकी है, जो आपको नहाने में, खाने में, पीने में पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। जैसे दिल्ली में हम 20,000 लीटर पर फैमिली पानी मुफ्त देते हैं हर महीने, उसकी एक कैलकुलेशन है कि औसतन एक परिवार में 5 लोग हैं, हर महीने के हर दिन उनको एक पर्टिकुलर लीटर ऑफ वाटर एज पर यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इतना पानी उनको एक बेसिक लाइफ ऑफ डिग्निटी जीने के लिए इतना प्रतिदिन पानी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज साइज ऑफ द फैमिली, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो 20,000 लीटर का आंकड़ा लगभग आता है। तो हम 20,000 लीटर मुफ्त देते हैं। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हर एक को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सरकार प्रोवाइड करे, ये हमारा प्रयास है। तो एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी नेट बना दिया। ये कोई इकलौती सरकार नहीं है इस दुनिया की जो ये काम कर रही है। यूरोप के कई बड़े देश हैं जहां आपका हेल्थ केयर फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, बिजली पानी फ्री है, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा कि अगर इस देश को विकसित बनाना है तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये देश जो हैं, जो ये सारा चीज़ें फ्री में देते हैं, ये फ्री में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें फ्री देकर अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया है। और इसीलिए उसी श्रृंखला में आज आम आदमी पार्टी इसी प्रकार से एक बेसिक सिक्योरिटी नेट लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही है। अब इसके अंदर अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोई स्कूटर, लैपटॉप जोड़ती हैं, उनका आप अलग से उनसे, उनके नेताओं से पूछिए, लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी मिलनी चाहिए। और सब इन सारी चीज़ों के अंदर एक इनबिल्ट फीचर है कि मान लीजिए हम 400 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं फॉर एग्जांपल, 400 यूनिट से ज़्यादा अगर आपकी कंजम्पशन होती है तो फिर आपको सारा बिल देना पड़ता है। यानी कि आप एक हाईएस्ट लेयर ऑफ कंजम्पशन में आते हैं, आपकी इतनी परचेजिंग कैपेसिटी होगी तो आपको सारा बिजली का बिल देना पड़ेगा। अगर आप 20,000 लीटर के ऊपर जाते हैं तो आपको सारा बिल देना पड़ेगा। इस प्रकार से एक इनबिल्ट फीचर भी बनाया हुआ है और ये ऐसे डिजाइंड है कि जिसको ज़रूरत है उसको ये लाभ मिल रहा है और दिल्ली की जनता खुश है, पंजाब की जनता खुश है। आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। तो लोगों से पूछिए आप लोग कितने खुश हैं। लोग तो बड़े खुश हैं। लोग तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार आए दिल्ली में, पंजाब में। One question for you. Is it fair to compare the situation in 1977 to today, where the constitution was suspended and state governments could be dismissed at will and were dismissed at will? Is it fair to compare that? I think it's most apt, this comparison. And this comparison between 1977 and the current situation is most apt simply because what happened in the decade of 70s in this country
is somewhat similar to what is happening today. The constitution may not have been suspended, but the application of several articles of the constitution has been tinkered with or has been suppressed in this country. Governments in the decade of 70s may have been suspended by imposition of president's rule, but today governments are being bought and sold like you buy a grocery in the morning stores every morning, or the way you buy fruits from a vegetable vendor, the way the BJP is buying MLAs left, right, and center, and engineering political defections and uh, destroying electoral mandates. Similarly, the kind of authoritarianism that we saw in the decade of 70s is somewhat similar to what you see today. People are afraid, people are scared, people are fearful of the government. The government is suppressing dissent, the government is arresting people left, right, and center and putting them behind bars. So I think it's most comparable and most apt, and it is uh, uh, primarily because of all these reasons that it is the people of this country that have urged different political parties to come together to take on the mighty BJP and the mighty Prime Minister. So you mean it's emergency-like situation without imposing emergency? Absolutely. Absolutely. Well, the short and sweet answer to that is that there's still a few months to go for the elections. I hope that a similar form of chemistry or similar form of charisma surrounds this alliance, and people support it. I think this alliance is very promising. Until now, it has made all the right moves. It promises to make all the right moves in the future, and I do hope the fact that BJP and the tallest leader of the BJP are so taken aback by this alliance that every day they're finding frivolous reasons to attack us. The very fact that the Prime Minister of India, who took oath of office by swearing upon the Constitution of India, standing underneath the Indian flag, the oath which was administered to him by the President of India, after coming into office, has started programs like Skill India, Make in India, Badho India, Khelo India, Badega India, etc. Today is so perturbed with the use of the word India. Today, he is comparing India alliance to Indian Mujahideen. He is finding terror organizations to throw muck at this India alliance formation. So I think the frustration and the fear of the BJP and the NDA is writ large for everyone to see. But will AAP back Mr. Rahul Gandhi? See, again, it is not about backing an individual at all. There is no question. Has the Congress proposed its name? Has the alliance proposed his name? I think it's for the alliance to decide who should be its leader, if a leader is to be announced, and what is the narrative that is to be taken to the people. I think these are questions that will be answered in the months to come. It's too early for these. Do you think Congress is slowly taking the pole position in this India alliance? Well, I don't think so, and I don't think I would view a political party as being in pole position. The first alliance meeting was held in Patna, chaired by Nitish Kumar ji. The second alliance meeting. Since then, you have seen how Nitish Kumar ji has been. I mean, in Bangalore, he wasn't a very happy man. No, that's incorrect. I was present in the room. That is largely incorrect. He may have expressed his views on a particular decision, contrary to the a near unanimous opinion in the room. That doesn't mean that he is angry or anything. I think that's a bit of a stretch. The first meeting happened in Patna, chaired by Mr. Nitish Kumar. The Congress wasn't chairing that meeting. The second meeting happened in Bangalore, chaired by the Congress because the Congress was the host of this meeting. The third meeting is happening in Maharashtra, being chaired by Mr. Uddhav Thackeray tomorrow. So I think out of two meetings have been led by non-Congress political parties. So I don't think it would be fair to say that Congress is in a pole position or Taking a pole position. I don't think so, and I don't think it's fair for anyone to view it like that. I think it's for the people to vote for an alliance on the basis of its blueprint. Now, which party takes pole position in A constituency or B constituency, we should leave it to the alliance to decide. दिल्ली लिकर केस में
हाँ जी। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया सप्लीमेंट्री, उसमें आपका नाम किया था। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहा था, और उसके बाद ये लोग सब शांत हो गए, चुप हो गए। किसी का 15,000 पन्नों की चार्जशीट में कहीं नाम लिखा होना किसी और संदर्भ में, और कोई चार्जशीट हो जाए, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक मुकदमे में चार्जशीट दर्ज हुई, और उस चार्जशीट में यह लिखा गया, एक अपराध के सिलसिले में, एक भ्रष्टाचार के अपराध के सिलसिले में एक चार्जशीट दर्ज हुई कई हजार पन्नों की, और उसमें यह लिखा गया कि 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया, और झंडा फहराकर वो अपने घर वापस आए, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, तो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के पीछे महेश ने दिनेश को 5,000 रुपए की रिश्वत दी। तो क्या आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चार्जशीट हो गए, उनका नाम चार्जशीट में आ गया? ऐसे ही किसी संदर्भ में नाम लिखा था, और मीडिया के कुछ लोग चलाने लग गए कि भाई राघव चड्ढा चार्जशीट हो गए। अब आप ये देखिए, मैं बड़ा परेशान होता हूं देख के कि एक बहुत बड़ा तबका इस देश का, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझकर मेरे नाम को, मेरी छवि को खराब करने के लिए किया होगा। शायद वो जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है, नादानी में कर दिया। उन्हें लगा बस चार्जशीट के 1000 पन्नों में कहीं नाम आ गया, किसी भी संदर्भ में नाम आ गया तो मतलब वो आदमी आज अपराधी हो गया, उसे जेल भेज दो, उसे सूली पे लटका दो। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन your name featuring in one of the 15,000 pages in some weird context, not in the context of an allegation, or you being charge sheeted. There's a huge difference. जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर कोई चार्ज शीट में लिख दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब झंडा फहराकर अपने घर वापस आए, तो उनके घर के पीछे जो पीछे वाली गली है, उसमें महेश ने दिनेश को 5,000 रुपए की रिश्वत दे दी, तो लोग कहें भाई नरेंद्र मोदी जी चार्जशीट हो गए, भाई उन पे मुकदमा चले। इसी संदर्भ में आप मानिए मेरा नाम आया और कहते हैं भाई चार्जशीट हो गया। अब क्या करें, ऐसे लोगों से कैसे लड़े, किस किस से लड़े, किस किस का सामना करें? एग्जांपल अच्छा दिया आपने, प्रधानमंत्री घर के पीछे। हाँ। See the choice. He didn't say आप केजरीवाल। He didn't say केजरीवाल जी के घर के पीछे। But cost is actually even प्रधानमंत्री connected with thousands of rupees. हाँ। आप उसे 5 करोड़ कर लीजिए 5,000 की जगह। महाराष्ट्र में आप इतना बढ़ नहीं क्यों? महाराष्ट्र नॉट गोइंग। देखिए, जहां जहां लोगों को आम आदमी पार्टी जैसे वैकल्पिक राजनीति की ज़रूरत महसूस होती है, लोग खुद खड़े होकर आम आदमी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ते हैं। हम एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भले ही 10 साल के अंदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गए हों, 161 विधायक, 11 सांसद हों, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी हों, लेकिन कोई ऐसा एस्पिरेशन नहीं है कि इस देश के हर राज्य में बस हमारी सरकार बने, हम कोई नेपोलियन है, बस राज्य दर राज्य जीतते जाएं। मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग एक वैकल्पिक राजनीति को चाहते हैं, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि एक न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए, लोग खुद खड़े होकर अपनी आम आदमी पार्टी का झंडा उठाएंगे, आम आदमी पार्टी को इलेक्शन लड़वाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो महाराष्ट्र में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा आम आदमी पार्टी का, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की लंबी यात्रा है, उस यात्रा में तय होगा। Taking Mumbai or Maharashtra seriously doesn't seem to. नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बहुत ही रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रोबस्ट इकाई है। अब इलेक्शंस आगे कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो तो एक बार इलेक्शंस के नज़दीक जाके हमारा जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, काडर है, लोग हैं यहाँ के, उन सबसे चर्चा कर कर फैसला लेंगे आगे कैसे करना है। आज की स्थिति में बीएमसी के इलेक्शन हो रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। बीएमसी इलेक्शन पे तो मैं तब जवाब दूं अगर बीएमसी इलेक्शन हो रहा हो। बीएमसी के इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीएमसी के इलेक्शन कब होंगे। लोकसभा कब है, लोगों को पता है भाई लोकसभा का चुनाव कब है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कब होगा, ये लोगों को पता है, लेकिन बीएमसी का इलेक्शन कब होगा ये किसी को नहीं पता। इट्स $1 million क्वेश्चन, व्हेन विल द बीएमसी इलेक्शन हैपन। Many MLAs or even MPs get suspended, but probably you are the only person who changed his ex-bio to suspended Rajya Sabha. So it's a protest or Member of Parliament. अब देखिए, मैं शायद एक सबसे युवा सांसद हूँ राज्यसभा का, और मैंने बड़ी मजबूती से सरकार से सवाल पूछे, दिल्ली सेवा बिल पर अपना वक्तव्य देते हुए बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस
सरकार पर दागे। शायद ये सरकार को अच्छा नहीं लगा और सरकार ने एक मोशन मूव कर संख्या बल उनके पास है बीजेपी के पास, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मामला प्रिविलेजेस कमेटी में है, मैं कमेटी के सामने जाकर अपना जवाब दूंगा। लेकिन एक युवा सांसद को अपनी बात रखने के लिए उस बात से खफा होकर अगर बीजेपी इस प्रकार के कदम उठाती है तो ये ठीक नहीं है। बाकी मामला प्रिविलेजेस कमेटी के सामने निलंबित है, उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आप मुझे लोकसभा से दूर रख सकते हैं, मुझे राज्यसभा से दूर रख सकते हैं, विधानसभा से दूर रख सकते हैं, जनसभा से दूर नहीं रख सकते। जनता के बीच तो हम जाते रहेंगे, जनता के दिल से मुझे नहीं सस्पेंड कर सकते, लोगों के मन से मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। चाहे राज्यसभा लोकसभा से सस्पेंड कर दीजिए, जनसभा में और लोगों के दिलों में हम लोग रहेंगे। आपने अब एक बताया कि 2014 और 19 के अगर वोट्स देखेंगे तो इंडिया में जो जो पार्टी सहभागी उनकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत वजन मतलब हेवी वेट पॉलिटिशियंस आपके साथ है, लेकिन वोट ट्रांसफर का जो इशू आया तो वो कितने हो सकते हैं। वैसे एनडीए महाराष्ट्र में देखेंगे तो एनसीपी और शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, तो उनके पास ट्रांसफर ऑफ वोट्स हो जाएगा, मतलब दोनों में सिचुएशन हो सकती है ऐसी। देखिए और आगे जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ममता बनर्जी की, तो 24 तक जो इंडिया में पार्टी थे इंडिया के पास, वो पार्टी भी ऐसे ही महाराष्ट्र मॉडल से तोड़ सकते हैं, ऐसे आपको लगता है तोड़ सकते हैं? देखिए वोट ट्रांसफ़र तो जब चुनावों के नज़दीक आएंगे तो देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी बड़ा लंबा जवाब उसका दिया वोट ट्रांसफ़र का, कि वोट ट्रांसफ़र उल्टा भी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फेवर में भी पड़ सकता है। वो तो अलायंस टू अलायंस निर्भर करता है और कम्युनिकेशन क्या है, लोगों तक मैसेज क्या जा रहा है, उस पर सारी ये चीज़ें निर्भर करती बीजेपी ने भी एनसीपी के खिलाफ यहाँ पे प्रचार किया था इतना साल 10 साल, हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ, उनके साथ ही बैठे। उन लोगों का खिलाफ प्रचार करके उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, सिंचाई घोटाले से लेकर न जाने कौन कौन से घोटाले के आरोप लगाकर आज उनको सरकार में ले लिया। अब ये लोगों को पसंद आया कि लोगों को ये ना पसंद आया, ये तो जब चुनाव में जाएंगे लोग तय करेंगे, तो लोग बताएंगे। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू वेट अप टिल द इलेक्शन। So that the point about Niti Aayog. Niti Hmm. Aayog. So Niti Aayog will now be part of Mumbai planning. You know, they will decide on help the state government on various aspects of Mumbai's planning. Some view it as a backdoor entry of Delhi in running Mumbai. Do you think it's seen as a it's right to view it as a kind of a challenge federalism? To be honest, I don't know the exact contours of how they will be involved. I There are cannot. 4 cities they have shortlisted. Which all? Mumbai, Banaras. वाराणसी विशाखापट्टनम Will it only be advisory or will it be? That's exactly, no one knows. हाँ. No, officially, we spoke to officials for the story and otherwise. It looks very, as of now, it's early days. No one knows what exactly is the structure and which way it will help, you know. But some are viewing it as a Delhi model, you know, trying to run Delhi from the, yeah. देखिए, I don't know the exact contours of the involvement and the interference of Planning Commission vis-a-vis Mumbai, but overall there is a tendency in this government to control every state government, either through governors or through lieutenant governors or through appointees of the central government, or by controlling some key bureaucrats in non-BJP run governments, or by bringing ordinances like they just brought vis-a-vis Delhi, and they've snatched subjects mentioned in the Yeah. state list and the concurrent list from the state government and given it to the center. There are 7-8 modus operandi that these guys use to basically control all non-BJP state governments. And forget non-BJP, BJP run state governments also are being controlled by the center directly. The chief secretary of a BJP run state which is going to polls in this year, closer towards the end of this year, is somebody who's known to be at loggerheads with the CM but controlled by the center. Some bureaucrat, key bureaucrat of Uttar Pradesh is there with the blessings of the center but is at loggerheads with the chief minister. So in several of such BJP run states also, there is overpowering.
interference of the center, whereby elected mandates and elected governments of the state are being undermined. So overall, BJP's strategy, BJP planning, and BJP's view of politics. Many say it's basically against the federal structure. They say that it's cooperative federalism, but the actions are exactly opposite. Absolutely, this is not cooperative. This is coercive federalism. You arm twist anybody and under the garb of federalism. And the most glaring example is this Delhi ordinance. मैंने पार्लियामेंट में भी इस पे बोला कि not just the constitution, 2018 5 judges constitution bench judgment of the Supreme Court and the 2023 unanimous judgment of 5 judges of the constitution bench of the Supreme Court said Delhi has a unique Delhi in terms of federalism has a unique constitutional position and the principles of federalism apply vis-a-vis Delhi also, क्योंकि दिल्ली के पास कुछ अधिकार क्षेत्र कम है एक बड़े राज्य के मुकाबले। इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली कम ताकतवर है या दिल्ली संघीय ढांचे के परिप्रेक्ष्य में एक फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे आप दिल्ली को व्यू नहीं कर सकते। दिल्ली का उतना ही फेडरल कैरेक्टर है जितना बाकी राज्यों का है, लेकिन फिर भी ये सर्विसेज बिल लाकर सारी शक्तियां छीन ली गई, दिल्ली को एक प्रकार से ध्वस्त और निरस्त कर दिया चुनी हुई सरकार को। तो फेडरलिज्म को तो तार तार करने का काम ये सरकार लगातार करती आई है, राज्य दर राज्य करती है। While you were busy attending the call, there was a small discussion here. आपने कहा कि आपने लेफ्ट से भी कुछ लिया है, राइट से भी कुछ लिया है. So we would love to hear what you have borrowed from the right, other than हनुमान चालीसा. नहीं, ऐसा नहीं, इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है और बड़ी विस्तार से चर्चा हो सकती है। सिर्फ इस नज़रिए से देखना उचित नहीं है। बहुत सारी प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश है पंजाब में, दिल्ली में, जिसके चलते इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए, जो हम राइट से भी बोरो करते हैं। बहुत सारी सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की मैंने अभी बात कही, वो लेफ्ट से बोरो करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट अब नॉर्मली हाई investments have come into Punjab since April 2022, पिछले करीब 1.25 साल में जब से हमारी सरकार बनी है, एक बहुत ही ह्यूज नंबर। और ये सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, MOU साइन करने वाला नहीं, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री ने पैसा पंजाब में लगाया, ज़मीनें खरीदी, फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बन गई है, वर्कर आ गया है, काम चल रहा है। मुझे आंकड़ा सब्जेक्ट टू करेक्शन, आई थिंक द अमाउंट इज क्लोज टू 40,000 करोड़, बट मैं एग्जैक्ट आंकड़ा चेक करके आपको बताऊंगा, जो आज तक कभी पंजाब के इतिहास में नहीं देखा गया। दैट हैज हैपेंड बिकॉज अ वेरी प्रो इंडस्ट्री एंड अ प्रो बिजनेस policy and an environment has been created, which we borrowed from the right. Labor reform? You see, again, it depends from state to state, and we can get into the nitty-gritties of labor reforms. But Central government. I'll come to that. But what we as a government have done, because we've been in government in terms of our full tenure only in Delhi, we have come up with very pro-labor reforms. We provide the highest amount of wages for skilled labor, for unskilled labor, semi-skilled labor, which are not given to any other laborer in the entire country in terms of sheer numbers. And we have implemented that, imposed that, and urged the industry to comply with it. And non-compliance of that is a violation of the law. It is not labor reform. Yeah. That is tweaking what is already there. Yeah. Labor reform is what the central government has sought to do. Yeah. Yeah. What? Is to make 4 labor codes out of 29 acts. Yeah. Does your party support that? Well, I have personally not studied them yet. It's only when I study them that I'll be able to comment on it in greater detail. So, what, according to you and AAP, must have gone wrong? Because you also sound business friendly. BJP also sounds, I mean, that was their kind of a, when they came to power in 2014, everybody was all about business environment, how it will improve. And what, according to you, must have gone wrong? At least as far as this business part is concerned. And
pro-business For the BJP, you for the think? BJP. For the According BJP. to you, Madam. Look, I'll give you some facts and figures and numbers. BJP reduced the corporate tax. Let's say, for example, they brought it down from 30% to 22% in order to incentivize the corporate sector. They incentivize the corporate sector hoping कोई भी सरकार कॉर्पोरेट जगत को इतना फायदा क्यों देती है, ये दो तीन चार चीजें उनसे इन रिटर्न चाहती है. पहली चीज, दैट जॉब्स और खूब सारा रोजगार की अपॉर्चुनिटी देश में क्रिएट हो. ना जॉब्स क्रिएट हुई, ना रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई. हिंदुस्तान में 40 ईयर हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट आज है. दूसरी उम्मीद इंडस्ट्री से जो की जाती है, कॉर्पोरेट जगत से, कि आप चीज़ें सस्ती कर देंगे. जब सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, इतनी रियायत दे रही है, आपकी कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% पे ले आई, तो आप इन रिटर्न ये बेनिफिट लोगों को पास करेंगे. और लोगों को कैसे पास करेंगे? अपनी जो वस्तुएं हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को कम करेंगे. महंगाई तो चरम पर है, वस्तुएं और सर्विसेज मार्केट में सस्ती नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं, तो दूसरी चीज़ भी नहीं हुई. थर्ड चीज़ आप ये करते हैं कि देश में पैसा आएगा. जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उससे मेजर करेंगे, वो पैसा आएगा. वो तो क्वार्टर दर क्वार्टर घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो भी नहीं हुआ. तो ये तीनों चीज़ें नहीं हुई. ना पैसा आया मार्केट में विदेशों से, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई. फिर भी इतना फायदा कॉर्पोरेट जगत को दिया, तो वो पैसा गया का सवाल ये खड़ा होता है. और दूसरी चीज़, ये फायदा देकर 30% से 22% जो लाए, इट हैज़ कॉस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपीस पर एनम. हमारा 1.5 लाख करोड़ का हर साल का नुकसान कर दिया. तो ये 1.5 लाख करोड़ किसकी जेब में गया, कहाँ गया, किसको फायदा हुआ, बड़ा सवाल है. दूसरा, इस सरकार ने जो काम किया अपने पॉलिसी इंटरवेंशन से, वो जो टैक्स बर्डन था वो कॉर्पोरेट से जनता पे शिफ्ट कर दिया. पहले 2014 तक सरकार की मान लीजिए 100 रुपए की आमदनी होती है, तो उसमें से 60 रुपए आम आदमी जो सर्विस टैक्स उस समय हुआ करता था, वैट या जीएसटी आज उसका काउंटर पार्ट है, उसके माध्यम से कलेक्ट होता था 60 रुपीज, और 40 रुपीज कॉर्पोरेट जगत से आता था इनकम टैक्स और अन्य टैक्सेस के माध्यम से. 60-40 का रेशियो था हर 100 रुपए में जो सरकार को आता था 2014 में. आज 2022-23 में वित्तीय वर्ष में 100 रुपए जो सरकार के पास आया, उसमें 75 रुपए आम आदमी का कंट्रीब्यूशन है जीएसटी और अन्य माध्यम से, और 25 रुपए कॉर्पोरेट जगत से, इंडस्ट्री से आता है. तो जो 60-40 का रेशियो था वो 75-25 हो गया. यानी कि टैक्स बर्डन कॉर्पोरेट का घटा के आम आदमी पे शिफ्ट कर दिया. तो ये इनकी नीति है, ये इनकी पॉलिसी, आम आदमी पे और बर्डन डाला. कंप्लायंस ऑफ जीएसटी को कई बार वो पे नहीं करते थे, नाउ दे आर फोर्स्ड टू पे. Absolutely not. And I'll explain to you why. Absolutely not. जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब से गरीब आदमी पे भी लगता है. और इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है, वो एक स्तर के बाद जब आप वित्तीय स्थिति आपकी बेहतर हो जाती है, आप पे लगता है. जैसे कि अगर आप मान लीजिए x लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ता है. 20% के स्लैब में आते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो 20% देना पड़ता है. बहुत ज्यादा कमाते हैं थर्ड स्लैब के भी ऊपर, तो आपको 30% का इनकम टैक्स भरना पड़ता है. यानी कि आपकी आमदनी डिसाइड करती है कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है. मान लीजिए कोई गरीब आदमी साल का 2 लाख रुपए कमाता है, उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता, उसको छूट है कि वो गरीब है, उससे सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी. ये डायरेक्ट टैक्स की थ्योरी होती है, डायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल होता है. इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी, वो सब पे लगता है, गरीब से गरीब आदमी से पे भी लगता है. यानी कि कोई दिहाड़ी मजदूर भी है, अगर वो आटा खरीदता है, पनीर खरीदता है, कोई ना कोई आम इस्तेमाल की, रोजाना रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तु खरीदता है, ब्रेड खरीदता है, उसको उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है. उसको इनकम टैक्स नहीं भरना, लेकिन जीएसटी उस बेचारे को भी भरना पड़ता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर आपने देश के आम आदमी पर बहुत बर्डन डाल दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अमीर लोगों को छूट दे दी. तो ये तो टैक्स स्ट्रक्चर को ही आपने उलट कर दिया. इंसिडेंस ऑफ टैक्स आम आदमी पे बढ़ा दिया, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अमीर और कॉर्पोरेट्स पे कम करती है. मैं बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूँ.
रिग्रेसिव इनडायरेक्ट इट इज अ रेग्रेसिव टैक्स। बट वो एक उसमें एग्जाम्प्ट भी रहते हैं। आई मीन अब गरीब आदमी जाता है तो वो आटा ब्रांडेड आटा नहीं खरीदता ना आशीर्वाद का, सो ही डजंट पे। अगर वो चक्की वाला आटा खरीदेगा वहाँ पे टैक्स कहाँ है? नहीं, पर आप सब्जी लेंगे उस पर टैक्स नहीं है ना, ब्रांडेड सब्जी लेंगे अब जाके आप तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिसमें वो टैक्स देगा? या मैच बॉक्स बिस्किट, आप माचिस की डिब्बी खरीदेगा अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, वो माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। But हाँ। GST, when Uddhav Thackeray was फार्मर्स जो आपके पंजाब में देयर आर दिस सुपर रिच फार्मर्स who have like Rolls Royce, Mercedes, उनके फार्म इनकम पे आई मीन व्हाई इज नॉट दैट एवर रेज्ड? दिस इज टू बी, ये तो सेंटर, इनकम टैक्स तो सेंटर डिसाइड करता है, स्टेट तो करता नहीं। और दूसरा, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स पंजाब की अप टू 2 एकड़ है पर हेड। तो पंजाब में तो लैंड होल्डिंग्स और छोटा किसान की तादाद बड़े किसान से कहीं ज़्यादा है। और उस पर फार्म इनकम पे क्या होना चाहिए तो सेंटर का विषय, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि द बेसिक फंडा ऑफ टैक्सेस, कि आप गरीब आदमी, आम आदमी से टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब बेचारा जो आपके यहाँ पे ऑटो चलाता है, बम्बई में तो बहुत ऑटो चलता है, टैक्सी चलती है, तो बेचारा कितना पैसा कमाता होगा महीने का, हर चीज़ पे जीएसटी देता है। आप बाल कटवाते हैं तो भी जीएसटी देते हैं, चश्मा खरीदते हैं तो भी जीएसटी देते हैं, माचिस की डिब्बी खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी। इट्स अ वेरी रेग्रेसिव टैक्स। Tamil Nadu's finance minister, chief minister, Maharashtra chief minister in the past they had basically objected to GST because they say that it's anti-state, because states' taxation powers have been completely taken over or been, तो आपका व्यू क्या है इसके बारे में? Because there are conflicting views. The GST is a good tax. I mean from economist से लेके politician तक तो अलग अलग राय से देखा गया है। देखिए, जीएसटी के कई फीचर्स हैं, वो एक एक पहलू पे फिर बात होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हमारा प्योर फॉर्म ऑफ जीएसटी है या इम्प्योर फॉर्म ऑफ जीएसटी। हमने तो कई सारे स्लैब्स खड़े कर दिए, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जीएसटी नहीं है। दूसरा, जैसा कि आपने तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर का, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का शायद जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा कि कैसे स्टेट्स की पावर्स डिमिनिश कर पहले कलेक्शन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सारी चीज़ें स्टेट की जिम्मेदारी होती थी, वो सारी पावर सेंटर को दे दी हैं। तो एक बड़ा ही कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ जीएसटी आज लागू किया गया है, और उसमें भी जीएसटी का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें थ्योरेटिकली तो सारे फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के बैठते हैं, पर फैसला लेने की शक्ति तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इट इज़ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसला लेती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो फैसला लेते हैं, वो लागू होता है। कौन से किस चीज़ को जीएसटी के दायरे में लाना है, किस चीज़ को निकालना है, वो सरकार तय करती है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी, as I said, a very regressive form of tax, a very flawed structure of tax, and it really needs to be worked upon, purified, etc. ताकि देश हित में और इकोनॉमी के हित में, जनता के हित में ये चीज़ें लागू हो। देश में आज 77 की सिचुएशन ऐसे आपने बताया, कंपेयर किया, तो जयप्रकाश जी नारायण तब थे, तो अभी आपको क्या लगता है कि, मैं जवाब दे दिया, क्या लगता है कि वो कैपेसिटी इंडिया के कौन से लीडर में है? देखिए, तो आने वाला समय बताए। सिचुएशन बदलने की, देखिए, मैं एक न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, एक न्यू डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एक न्यू मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स की ज़रूरत है आज इस देश को। वो कौन सा नेता मुखर तौर पे अपनी बात रख पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और वो चीज़ें एक नेता के माध्यम से होंगी या अलायंस के ब्लूप्रिंट के माध्यम से होंगी, वो आगे तय होगा। आज का जयप्रकाश नारायण है सवाल का जवाब कम से कम मैं आज के समय तो ना दे सकता हूँ, ना देना चाहता हूँ। आज आपकी पार्टी से वहां से बोला गया है? हाँ, आप नहीं, वो तो चलिए लीडर को बना रहे जयप्रकाश नारायण। आपके बदलों के बारे में जो कॉन्ट्रोवर्सी क्या हाँ। वो भी छीन लिया, सस्पेंड भी कर दिया, बंगला भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। देखिए, बहुत शक्तिशाली लोग हैं ये। इन लोगों ने राहुल गांधी जी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ, तो राहुल गांधी को कर दिया, तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ उनके सामने, मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उनका घर खाली करा दिया, मेरा भी घर खाली करा देंगे, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिस इज़ मुझे जब इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं, मैं तो उस दौर में नहीं था, लेकिन सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भारत का पक्ष रखने के लिए, वाजपेयी साहब को भेजा गया था भारत का पक्ष रखने के लिए, यूनाइटेड नेशंस और अन्य देशों में भेजा गया कि आप भारत की तरफ से अपना पक्ष रखिए। पहले एक इस प्रकार का
संवाद आपस में हुआ करता था, जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि एक मजबूत भाषण सरकार के विरुद्ध देने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू साहब, वाजपेयी साहब के कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं कि तुमने आज बड़ा जोरदार भाषण दिया, चाहे हमारे खिलाफ ही दिया लेकिन अच्छा भाषण दिया। तो वो भी एक दौर था देश की राजनीति का जब विपक्ष और सरकारें केवल मुद्दों पर एक दूसरे से लड़ाई लड़ती थी, लेकिन देश हित में साथ में मिलकर काम किया करती थी। लेकिन आज की सरकार ने, और मैं फेयरली एंड स्क्वेयरली ये जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार पे ये आरोप लगाता हूं कि उन लोगों ने भारत देश की पॉलिटिक्स को इतना पल्यूट कर दिया है, इतनी एनिमोसिटी और इतनी जहर इसमें डाल दिया है, इतनी दुश्मनी का भाव आज की राजनीति और आज की पार्टियों के बीच में पैदा कर दिया है कि शायद अब वो उस प्रकार की समरसता और उस प्रकार का प्यार और उस प्रकार का साथ अब फिर शायद इस देश की राजनीति में देखा नहीं जा सकता। So there was an open discussion in a public forum, may have reached you people also, and people say that BJP has started that. So the discussion goes like this, that whatever may this India alliance may do, before the elections there will be a strike like in Balakot and everything will just get wiped out. So how seriously do you think? No, I have no comment to offer on it. मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है जी। बहुत छोटा सा आपने बोला था कि बीजेपी हैज गॉट रैटल्ड इंडिया आप लोग का अलायंस बनने के बाद, बट आई मीन बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है, दे डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। यू हैव सीन दैट, आई मीन करेक्ट वेस्ट बंगाल में जाकर लड़े, ऐसा लग रहा था दे विल विन इवन दो दे न्यू दैट दे आर लूजिंग, कुछ नहीं है। केरला में ऐसे, अभी इंडिया अलायंस फॉर्म, दे आर रिएक्टिंग वेरी aggressively. I mean, so how are you seeing it? I mean, are you seeing it as getting rattled, or they are not taking you for granted and they'll fight to the hilt? वो तो लास्ट वोटर तक के लिए लड़ाई करते हैं, आखिरी दिन आखिरी मिनट वोटिंग चलती रहती है तो भी मोदी जी जाके कहीं मंदिर में पूजा कर रहे थे कि वो एक दो वोटर भी अगर वोट उससे स्वे हो जाए तो वो भी मिल जाए। I'm just putting a point. So देखिए, हर पार्टी अपने हिसाब से पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ती है। अगर बीजेपी लास्ट वोटर तक जाती है, इतनी मेहनत करती है, इतनी मशक्कत करती है, तो दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से लगातार कैसे हार रही है? हम भी मेहनत करते हैं। देखिए, मैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो बयान आ रहे हैं उससे मुझे देख के लगता है कि दे आर रैटल्ड। एक होता है कि एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में आप एक मजबूत फैक्चुअल लॉजिकल जवाब दें। जिस प्रकार के इलॉजिकल बयान आ रहे हैं, बेतुके बयान आ रहे हैं, वो तो उनकी जो रैटल्ड वो है और स्थिति है और बौखलाहट है उसी को दिखाता है। बताइए, आपको इंडिया अलायंस को अब इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर करेंगे तो वो रैटल्ड नहीं है, अगर बौखलाए नहीं हुए तो क्या हुए हैं? और इंडिया से इतनी नफरत हो गई। अब आप देखिए, बीजेपी के तमाम नेता और बड़े बड़े मंत्री अब अपने भाषणों में भारत बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते। आप नोट करिएगा, अब इंडिया बोलना उन्होंने बंद कर दिया। अब बताइए, इंडिया से ही नफरत हो गई इन लोगों को। अरे इंडिया देश का भी नाम है, इस देश का हर आदमी अपने आप को इंडियन कहता है। और ये वो पार्टी जो पिछले 10 साल से सारे प्रोग्राम, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, सारी चीजें इंडिया 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 ले आए हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी कल को इंडिया टीवी और इंडिया टुडे चैनल पे भी जाना बंद कर देगी क्योंकि उसके नाम में भी इंडिया है? अखबार को भी बोलेगा नाम बदल लो, बोला है। अब बोले कल को इंडियन एक्सप्रेस को अपना नाम बदल दो, भारतीय एक्सप्रेस कर लो। कहां से इंडिया हटाओगे? इंडिया लोगों के दिलों में बसता है। बट इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, बस है। तो आप में से कोई किसी का सजेशन नहीं था ना? अब ये आप अलायंस शुरू होने से पहले लड़ाई कराएंगे अलायंस में, किसका सजेशन? नहीं आप हटा दीजिए, नहीं, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।